हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 5 की एक बुक का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है। पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 मैंने बना के अपलोड कर दिया है। चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है, नंबर है, और इस चैप्टर का नाम है सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। मैंने जितना भी पिछले वीडियो में बताया उसे एक बार रिविज़न करके फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है सिंगल कॉस्टिंग भी हम कह सकते हैं, यूनिट कॉस्टिंग भी हम कह सकते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग भी हम कह सकते हैं। मतलब 3 अलग अलग नाम है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। चलिए इस चैप्टर को थोड़ा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने समझा था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है क्या? प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये बात आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आगे इसे समझाने के क्रम में इसे समझाते हुए फिर से चलूँगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट बनता है। फिर आप देखते हैं कि प्राइम डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल अगर नहीं दिया है और मटेरियल कंज्यूम्ड के आइटम को दिया है, इसका मतलब है मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, उसके कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना होगा। आइटम यहाँ दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ ट्राई, कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल। ये सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ेंगे और इसमें से हम लोग घटाना क्या है ये हमने बहुत विस्तार से पिछले वाले वीडियो में बता दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, सेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल और मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर जॉब। मतलब ये कहीं ना कहीं मटेरियल को माइनस कर रहा है, ये आपको घटा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस करने के बाद जो यह रिजल्ट आएगा इसी को कहते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मतलब मटेरियल हमने जो कंज्यूम किया है उसका कॉस्ट हम लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर हमने उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे क्या हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस एक टॉपिक आएगा आपके पास। वर्क इन प्रोग्रेस पहले होता क्या? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब WIP। हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर कोई काम, ये रोड हम बना रहे हैं, इस रोड में 5 किलोमीटर का दायरा है, इसका 80% काम पूरा हो चुका, 20% अभी भी काम बाकी है, तो हम कहेंगे कि ये 20% काम अभी जारी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। WIP मतलब 100% में 20% अभी कार्य प्रगतिशील में, मतलब वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसी को अब हम लोग व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग प्राइम कॉस्ट में दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को कहाँ दिखाना है? प्राइम कॉस्ट में दिखाएंगे। ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस को कहाँ दिखाने के लिए कहा गया क्वेश्चन में? प्राइम कॉस्ट में। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। इन तीनों को लिखने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे WIP क्लोजिंग को यहाँ माइनस करेंगे। मतलब ध्यान रखिएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को प्लस किया जाएगा, WIP क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट आएगा। ध्यान रखना बेटा, ये प्राइम कॉस्ट आएगा। अब हम लोग जानेंगे वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। बेटा ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वर्क्स का मतलब होता है क्या? वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में अगर सामान बनता है तो उसका जो भी निकालेंगे उसको फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट आया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्च होगा उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड करते उसको ऐड करेंगे, तो ये वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान रखना, इसके अंदर कौन कौन सा आइटम आता है इसको विस्तार से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में।
फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारा आइटम आता है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, तब बताएंगे। तो याद रखना, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लेते हैं तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। हाँ, अब देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि when WIP मतलब when WIP इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट, अब आपको क्वेश्चन में एकदम ज़बरदस्ती कहा गया है कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर WIP को दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर WIP को दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तीनों मिला के आया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे WIP ओपनिंग और माइनस करेंगे WIP क्लोजिंग। ध्यान रखना, यहाँ पर तीन चीज़ को, यहाँ पर पहले WIP ओपनिंग और WIP क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो ये अपने आप जो रिजल्ट निकल जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर क्वेश्चन में WIP फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर कहा गया तो वेल एंड गुड, उसको तो आपको यहाँ दिखाना ही। अगर प्रश्न में सिर्फ WIP का बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ और कुछ भी नहीं कहा गया कि प्राइम कॉस्ट पे दिखाओ कि वर्क कॉस्ट के ऊपर दिखाओ, आपको क्या करना है, आपको यहीं पर दिखाना है। मतलब कहा जाए तो दिखाना ही है, नहीं कहा जाए तब भी WIP को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे प्लस और माइनस करेंगे, ये आपको पहले समझना है। तो ये क्या आया, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने हमने जो प्रोडक्शन किया है उसका कॉस्ट हम लोगों के लिए क्या है, निकालना है। तो डायरेक्ट मटेरियल, देखिए ये सारी चीज़ें हम एक फॉर्मेट के बेसिस पे ले जा रहे हैं कि बाद में आपको परेशानी नहीं होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट निकलता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ प्राइम कॉस्ट निकलता है। फिर इसके प्लस में करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आएगा प्लस WIP ओपनिंग और माइनस करेंगे WIP क्लोजिंग, ठीक है, ये हो गया। इसमें से माइनस किया सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये निकलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो, जो हमारे लिए कहा गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, तो यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। फिर हम बता रहे हैं ऑफिस ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आएगा, इसकी चर्चा आगे की वीडियोस में की जाएगी। तो ध्यान रखना, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, सिर्फ अभी रिवीजन के तौर पर। अब हम आगे इसके आगे क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या है। अगर हम लोगों को कहा जाए कि आगे निकालने के लिए, ठीक है, आगे निकालने के लिए कहा जाए वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो बेटा, ये बात को समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है पहले ये जान लो। कॉस्ट मतलब होता है लागत, ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान हम बेच चुके हैं उसका कॉस्ट मेरे लिए क्या होगा। जो माल हम बेच चुके हैं, जो गुड्स हम बेच चुके हैं, जो ये सोल्ड मतलब पास्ट टेंस हो गया, हमने इसे बेच दिया है, उस सामान का मेरे लिए कॉस्ट क्या होगा। मतलब जो सामान बनाकर बेच दिया गया है और उसका कॉस्ट मेरे लिए क्या होगा, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपको मैं धीरे धीरे बताना, और स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हमने बना दिया। उसी प्रोसेस को आप बार बार देखेंगे तो आपको यहाँ बनाते बनाते, आप राइट डाउन करते करते आपको याद हो जाएगा। देखिए, कई बार हम लोगों ने अभी तक देखा डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर हम प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, प्लस हमने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहाँ जो निकलेगा इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट।
देखिए ये कई बार हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कशन किया है, तो अब याद भी हो गया होगा। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकलता है। फिर इसके बाद हम लोग को पता है प्राइम कॉस्ट में क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। क्वेश्चन में WIP के बारे में अगर कहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कहा है तो अपने मन से यहाँ हम लोग उसकी पोस्टिंग करेंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दिखाएंगे। ये प्लस होगा, माइनस WIP क्लोजिंग, इसे माइनस करके दिखाएंगे। तो ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, इसे हम लोग कहेंगे वर्क कॉस्ट। कई बार हम लोगों ने देखा इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में से जो कह सकते हैं। इसके बाद प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड को ऐड किया जाएगा तो निकलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना बेटा, ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। एक बात ध्यान रखना, ये क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बार बार हम लोग अभी देखे हैं कि ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। अब अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान रखना, इसे माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पर ये जो आएगा यही आ गया, इसको क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान देना बेटा, इसी चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को आपको पकड़ के चलना होगा। देखो अब मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। फिनिश गुड्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश, जो सामान जो माल बनकर तैयार है, मेरे पास पहले से उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो सामान हम बेच चुके हैं उसका कॉस्ट मेरे लिए क्या होगा, तो यहाँ पर उसको निकाला जाएगा। ये तो हमने अभी आपको सिर्फ सिंपली तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया है। ये स्टेप हमेशा प्राइम कॉस्ट तो निकलेगा ही, फिर वर्क कॉस्ट निकलेगा ही, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। इसमें से ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हर बार आप रिपीट करेंगे तो आप ना चाहते हुए आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डेवलप अपने आप हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नई टॉपिक के साथ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट प्रोडक्शन को ही टोटल कॉस्ट भी हम लोग कह सकते हैं। ध्यान रखना, कॉस्ट प्रोडक्शन को ही टोटल कॉस्ट कहा जा सकता है। ध्यान रखना, जब ये आइटम दिया ही नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दूसरा नाम क्या बन जाएगा, वहाँ पर टोटल कॉस्ट
बन जाएगा। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि बाद में आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर कभी कभी प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाए, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा जाए, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, अब प्रॉफिट आपको बोल दिया है 10%, तो यहाँ परेशानी नहीं है बेटा। प्रॉफिट निकालने का तरीका बहुत इजी हो जाएगा। क्या, 1000 रुपया कॉस्ट लिखेंगे, 10% निकालेंगे, बहुत इजी तरीके से यहाँ निकल जाएगा। यहाँ परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ है ये देखो, जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, सेलिंग प्राइस 1000 रुपया दिया हुआ है और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कह दिया गया है 10%। आपको ये समझना होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट किसके ऊपर निकालना है, कॉस्ट के ऊपर। तब यहाँ परेशानी आ गया। सेलिंग प्राइस अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस होता तब तो निकालना आसान था, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट किसके ऊपर निकालने के लिए कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस। बस यहाँ चैलेंज है। अब इस चैलेंज को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे थोड़ा रेक्टिफाई किया जाएगा यहाँ पर, इसको क्रॉस करते हैं, देखिए कैसे निकाला जाएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, निकालना है, लेकिन व्हेन ओनली कॉस्ट प्राइस आर गिवन, कॉस्ट प्राइस आर गिवन। कैसे निकालेंगे ये देखिए, जैसे कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है ₹20,000, प्रॉफिट बोल दिया गया है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लिखेंगे प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। कॉस्ट प्राइस दिया है 20,000, लिख देंगे इनटू 10%, 100 में से 10 माइनस करेंगे। अगर यहाँ 10% है तो यहाँ 10% माइनस होता, यहाँ 20% है तो 20% माइनस होगा, यहाँ 30% है तो 30% माइनस होगा, 40% होता तो 40% माइनस होता। ध्यान रखना, 20,000 है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। ये हो गया, ये ख़त्म। अब इसको काटेंगे, निकालेंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये क्या निकल जाएगा, उसको काट छाट करेंगे, मतलब आप काट छाट करेंगे 20,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22222.22 आएगा। मतलब प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस कहा गया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो ये तो 20,000 है ही, प्लस 2222.22,
तो ये निकलेगा 22,222.22। यही आपको नया चीज़ समझना था बेटा। प्रॉब्लम कहाँ है ये देखिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग निकालना किसके ऊपर है, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालना है। व्हेन ओनली कॉस्ट प्राइस आर गिवन, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। मैंने अभी आपको इससे पहले चर्चा किया था ना कि वर्क ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आएगा, उसकी चर्चा हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क्स ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला आएगा इन डायरेक्ट वेजेस। पहले ये आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट वेजेस क्या होता है। किसी भी काम को करने के लिए दो तरह के मज़दूरों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया जाए कि एक कपड़ा बनाने के लिए एक फैक्ट्री है, ठीक है बेटा, तो जो डायरेक्ट सिलाई मशीन पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको वेजेस देंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस। लेकिन जो वॉचमैन बैठा हुआ है उसको तो सैलरी देना होगा, वो तो पूरे फैक्ट्री का ध्यान रख रहा है, तो उसको जो सैलरी देंगे वो होगा इनडायरेक्ट वेजेस। दूसरा आ जाएगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट ध्यान रखना बेटा, फैक्ट्री रेंट का मतलब क्या हुआ, जो फैक्ट्री का जो किराया है वो भी ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री के ओवरहेड के अंदर आता है। अब फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन होगा, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका कॉस्टिंग इफेक्ट करता है, लेकिन उसका रिपेयर जो है वो ओवरहेड के अंदर आएगा। मतलब अगर मशीन ख़राब हो जाता है तो वो वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आएगा। अगर मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ तो भी इसी के अंदर आएगा। मशीन का डेप्रिसिएशन मतलब मशीन को लगातार यूज़ करने से उसके रूप रंग में जो अंतर आता है और उसके कारण से उसके कीमत में जो गिरावट आएगा उसको डेप्रिसिएशन और मशीन बोलते हैं। फैक्ट्री में गैस का यूज़ होता है, कोल का यूज़ होता है और वाटर का यूज़ होता है। ये भी याद रखना वर्क ओवरहेड के अंदर का ये पार्ट है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो बहुत सारा जो पार्ट होता है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो वो स्टोर्स के अंदर आता है, वो भी फैक्ट्री के अंदर का एक पार्ट है। जब आप फैक्ट्री चालू करोगे तो उसमें लाइटिंग की ज़रूरत होती है, रात को भी काम होता है, तो लाइटिंग, हीटिंग, ठंड के मौसम में हीटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ऑफिस में जो है वो फैक्ट्री का जो ऑफिस होता है वहाँ पर, और पावर का मतलब होता है बिजली का। जब बड़ा बड़ा मशीन चलता है तो पावर का शब्द का यूज़ होता है, जब छोटे मोटे लाइट का यूज़ होता है तो लाइटिंग का यूज़ होता है। 8वां नंबर आएगा सैलरी ऑफ मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ऑफ, ध्यान रखना, फैक्ट्री मैनेजर या फॉरमैन। फॉरमैन जो आपके काम बहुत सारे वर्कर को ध्यान देता है उसको हम लोग फॉरमैन बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराएंगे। ये आप देखेंगे डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए ये खर्च जरूरी, इसलिए इसे ओवरहेड का नाम दिया गया। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चों का प्लस जोड़। फैक्ट्री इंश्योरेंस इसी के अंदर आएगा। इसी तरीके से बहुत सारा आपका खर्च आएगा, ध्यान रखना। जैसे एक्सपेंसेस ओवर कॉटन, ठीक है। फैक्ट्री अगर आप चालू करेंगे तो मशीन में ग्रीसिंग करना पड़ता है, तो उसको पोंछने के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। लेबर, स्वाभाविक है फैक्ट्री में लेबर काम करेगा, उसके वेलफेयर के लिए भी कुछ पैसा रखना पड़ता है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है।
वर्क्स स्टेशनरी, वर्क्स का मतलब हो गया फैक्ट्री और स्टेशनरी का मतलब हो गया, वर्क्स स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री में जो छोटा मोटा कुछ पेन का ज़रूरत पड़ता है, कभी चॉक का ज़रूरत पड़ता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो स्टेशनरी में है का इसी के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन। अगर कोई भी वर्कर, वर्कमैन का मतलब हो गया वर्कर, ये वर्कर का कंपनसेशन। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई वर्कर है, अगर उसको कुछ क्षति हो जाती है, शारीरिक क्षति हो जाती है, तो उसको थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना पड़ता है, तो ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा खर्च होता है, वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। हॉलेज, ये भी इसी के अंदर आएगा। और इसमें से माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है जो कचरा है, जो अब यूज़ मशीन ख़राब हो गया, फेंकाया हुआ है, उसको बेचेंगे तो उसको स्क्रैप कहेंगे। तो याद रखना बच्चों, ये कहलाता है वर्क्स ओवरहेड। याद रखना, ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट। ओवरहेड जो है इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया किसका, वर्क्स का ओवरहेड का हमने चर्चा किया। उसी तरह से ऑफिस ओवरहेड का चर्चा करेंगे, उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी चर्चा करेंगे। आज ये वीडियो हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑफिस ओवरहेड के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज़ जितना भी बताया जा रहा है उसे कॉपी में ज़रूर उतारिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको भविष्य में ये काम बहुत अच्छे से आएगा। ऑफिस में वर्कर काम कराएंगे तो उसको सैलरी देना पड़ेगा ना, तो ऑफिस सैलरी यहाँ पर आएगा। ऑफिस का कमरा हमने भाड़े पे लिया है, रेंट एंड टैक्स, उससे संबंधित टैक्स भी है, उसको भी देना पड़ेगा। चाय पानी नाश्ता के लिए भी हमको खर्च करना पड़ेगा, तो वो भी जनरल एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ऑफिस का, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आएगा। डायरेक्टर फ़ी, ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर वहाँ पर काम कर रहा है ऑफिस का, तो उसके ऊपर भी जो फ़ी हम देंगे वो इसी के अंदर आएगा। ऑफिस का स्टेशनरी, ऑफिस में अब आप प्रिंटिंग का काम करते हैं तो उसमें जो पेजेस यूज़ होता है वो आएगा, कार्टेज आएगा, इंक आएगा, ये सब आएगा। ऑफिस से बहुत सारा लीगल एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस का लीगल एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। जैसे कोर्ट का हमने एग्रीमेंट बनाया है या हमने वकील को पैसा दिया, ये सब इसी के अंदर आएगा। बैंक का चार्जेस, ध्यान रखना, बैंक से आप काम कराएंगे तो वो पैसा चार्ज करता है, वो इसी के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा वो इसी के अंदर आएगा। ऑडिट फ़ी, और भी इस 2-3 चीज़ें और भी आ सकती है, उसको आप लोग देख के समझ जाएंगे कि अच्छा ये इसके मतलब ऑफिस ओवरहेड का आइटम है, वो देख के आप पकड़ लेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता। ऑफिस सैलरी, ऑफिस का रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्टर का फ़ी, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑडिट फ़ी, ये सब जो है ऑफिस ओवरहेड के अंदर आएगा। चलिए अब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
सेलिंग का मतलब बेचने का ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन माने मान लो हमको कहीं कहीं पहुंचाना पड़ता है, जैसे मान लिया हमने फैक्ट्री, जैसे आप देखें कोका कोला या पेप्सी का जो बनाया जाता है माल, उसको दुकान दुकान पहुंचाने का, तो वो जो खर्चा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, तो पहले आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना बेटा, ट्रैवलिंग मतलब किसी वस्तु को बेचने के लिए कोई सेल्समैन को भेज दिया तो ट्रैवलिंग का खर्चा इसी के अंदर आएगा। आपने गोडाउन रखा है, उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, तो वो होगा वेयर हाउस। ध्यान रखना बेटा, ये रेंट का मतलब रेंट ऑफ वेयर हाउस। आपने वैन रखा है माल पहुंचाने के लिए, उसको कहा जाता है डिलीवरी वैन। तो जो माल पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर आएगा। हमने माल उधार बेचा है, वो डूब गया है, तो वो इसी के अंदर आएगा, बैड डेप्ट। माल बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करना ही पड़ता है बेटा, इसलिए इसको यहाँ पर हम दिखाएंगे। कैरेज आउटवर्ड, मतलब कैरेज का मतलब होता है भाड़ा। ध्यान रखना बेटा, कैरेज आउटवर्ड होता है माल बेचने का भाड़ा। इसका मतलब होता है दुकान से बाहर गया या फैक्ट्री से बाहर गया, उसका भाड़ा लगेगा, उसको कहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट जो है, सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी देंगे। स्वाभाविक है, जो आदमी काम करेगा जो सेल्स करने के लिए उसको सैलरी देंगे ना, तो ये इसी में आएगा। कमीशन देना पड़ता है माल बेचने के लिए, कमीशन ऑन सेल्स, तो ये इसी के अंदर आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस जो भी होगा वो इसी के अंदर आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो आइटम और भी आ सकता है, उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना होगा, वो धीरे धीरे बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आएगा, वो हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अभी चलो अभी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा ये क्या है। देखिए, ये सब चीज़ को आप जान लीजिए कि ये सब आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग का आइटम होता ही नहीं है। कैश डिस्काउंट, ध्यान रखना बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, लागत लेखांकन में शामिल ना की जाने वाली मदें, आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आप कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे तो कैश डिस्काउंट आएगा तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे, उसका यहाँ जिक्र करना ही नहीं है। इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव, अगर इंटरेस्ट हमने दिया है या रिसीव भी किया है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पार्ट नहीं है। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, रिज़र्व में अगर हमने पैसा ट्रांसफ़र किया तो यहाँ का पार्ट नहीं है। अगर हमने डोनेशन लिया है या दिया है वो भी यहाँ का पार्ट नहीं है। डिविडेंड पेड एंड रिसीव, ध्यान रखना, डिविडेंड अगर हमने दिया है या लिया है वो भी यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इनकम टैक्स पेड, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो भी आपका पार्ट नहीं है, कहाँ का, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। डैमेज पेबल टू लॉ, मतलब अगर डैमेज हुआ है और कोर्ट के द्वारा आदेश आया है तो उसका भी अगर जो क्षतिपूर्ति होगा तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, हमने टैक्स कितना पेमेंट करना है इसका एक उम्मीद करना अगर हमने किया है तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इतना पैसा हम उम्मीद कर रहे हैं डूब जाने का, तो वो भी यहाँ का पार्ट नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल है और उसको हमने रिटर्न ऑफ किया है तो वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। वेल्थ टैक्स, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर और शेयर, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग कैपिटल ट्रांसफ़र फी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ये सारे जो आइटम अगर आपके पास नज़र आता है तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे कॉपी में ज़रूर उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।